हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स भौतिकी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं और साथ साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वह क्या कहलाता है। मतलब कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। सी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कि सी में क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश की ही सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं या दोनों या डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों। क्योंकि प्रदीप्त वस्तुएं को ही दीप्तमान वस्तु कहा जाता है और प्रदीप्त और दीप्तमान वस्तु से ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो चौथा में है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? प्रकाश, प्रकाश की किरण, दोनों, कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बी प्रकाश की किरणें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश की किरणें। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ जो प्रकाश की किरण थी उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, किरण पुंज। तो चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ये जो किरण पुंज था वो कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहा जाता है? मतलब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, यानी कि किसी वस्तु पर प्रकाश दिया जाता है तो उससे टकराकर जो रोशनी फैलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन या परावर्तन, या अपवर्तन या परावर्तन, दोनों, परावर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? परावर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन, जो कि हमारा चैप्टर भी है। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहा गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के डॉट 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 होता है। क्या आधा होता है, क्या बराबर होता है, क्या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का जो यहाँ पर परावर्तन था उसका कितना नियम है? तो उसका कितना नियम है? कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका कितना आंसर हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। 10वां क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब, बी नंबर। इसका जो आंसर होगा बी, प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ये जो प्रतिबिंब था वह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 11 का होगा सी, 2। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका जो आंसर होगा बी, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कौन सी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? यानी कि एक तो था सीधा और ये क्या है? उल्टा। यानी कि ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में कहा गया है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, ए में है वास्तविक, बी में है आभासी और सी में है कोई नहीं। तो इसमें से 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किस प्रतिबिंब, यहाँ पर था प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ पर है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आभासी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी, बी नंबर। इसका जो आंसर होगा कौन? बी नंबर। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह क्या कहलाता है? ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है ए तथा बी दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, अगला पृष्ठ पर है इसलिए पृष्ठ को पलटते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर ए में दिया गया है समतल दर्पण द्वारा, बी में है अवतल दर्पण द्वारा, सी में है उत्तल दर्पण द्वारा, डी में है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। यानी कि ये जो तीनों दर्पण है समतल, अवतल और उत्तल, इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर लगा कि ये अवतल है इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, अवतल दर्पण द्वारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, अवतल दर्पण द्वारा। 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ए में है समतल दर्पण द्वारा, बी में है अवतल दर्पण द्वारा, सी में है उत्तल दर्पण द्वारा और डी में है ए, बी तथा सी तीनों के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वो होगा डी, समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पण के द्वारा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस प्रतिबिंब से प्राप्त होता है? किस प्रतिबिंब से प्राप्त होता है?
तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी। किससे? उत्तल दर्पण से। किससे होगा? उत्तल दर्पण से, डी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? मतलब कहाँ पर स्थित, कहाँ पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका जो आंसर होगा ए, अनंत पर। इसका जो आंसर होगा ए, अनंत पर। आज हम मात्र 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। हम कल नेक्स्ट वीडियो में 20 से आगे यानी कि 21 से लेकर 40 तक कल हम बताएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।